नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now this is the class of the day. You can say this is theft, offense against property, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एडवोकेसी के लिए भी। ये डिफाइन किया गया था पहले सेक्शन 378 आईपीसी में, नाउ इट इज अंडर सेक्शन 303 बीएनएस, 303 बीएनएस में। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जैसे जो पहले एक्सप्लेनेशन से जो पहले केस लॉस थे वो सेम रहेंगे, केवल नंबर इसका चेंज हो गया है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, तो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा इसको। देखिए क्या है, whoever intending to take dishonestly, number one, please highlight this in your Bail Act, highlight this word, intending to take dishonestly any movable property, number 2 point, out of the possession of any person without that person consent, 4, moves that property in order to such taking is said to commit theft। मूविंग हो गई 5। तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया? मान लीजिए दीक्षा मैडम गई महिमा के घर में, है ना, महिमा के घर में गई और उनको लगा कि महिमा की जो रिंग है या महिमा की जो चेन है जो अभी किसी टेबल पे रखी हुई है, इनको पसंद आ गई, है ना, और ये सोच के ले आए कि मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं यूज करके इसको वापस कर दूंगी। समझ आ गई बात आपको? तो क्या ये चोरी कहलाएगी? नंबर 1। क्या नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि ये उसके घर में, महिमा के घर में दूसरी स्टूडेंट की बांसुरी गई, उसको लगा यार ये तो इसका जो एक ये ऑर्नामेंट है, जो गले की चैन है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन लेके नहीं जा सकती है। उसने वही चैन उसी के घर में छिपा दी है फिलहाल, कि कभी महीने 2 महीने बाद आऊंगी चुपचाप और तब लेके चले जाऊंगी। तो क्या ये थेफ्ट कहलाएगा? या नंबर 4, ऐसा समझ लेते हैं प्रियांश महिमा के घर में आया और ये अभी चेन को हल्का सा टच ही किया था, है ना, हल्का सा 1 आध इंच ही हटी होगी बस वो, और वहीं पर इसने पकड़ लिया। तो क्या इसको ऑफेंस ऑफ थेफ्ट माना जाएगा या इसको अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट माना जाएगा? आर यू गेटिंग? तो यहां पर ये जो ऑफेंस है थेफ्ट का, इसमें एक पॉइंट टेक्निकल आपको मिलेगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, किस समय के बिंदु पर आपका जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, थेफ्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। तो चोरी का अपराध है कौन से समय के बिंदु पर? हम कब कहेंगे? अभी तक तो अटेम्प्ट था, अब ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अटेम्प्ट के लिए आपको 50% वो मिलेगा, उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने कि आप बस में जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में किसी ने हाथ डाला और हाथ निकाल के उसका हाथ बाहर आया ही था, है ना, आपने तुरंत वहीं उसका हाथ पकड़ लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो इज इट ओनली अटेम्प्ट टू थेफ्ट? क्या ये केवल चोरी का प्रयास है या यहां पर चोरी का ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है? ठीक, तो ऐसे बहुत सारे चीजें, टेक्निकल पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग। आई बिलीव आप लोग अब कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब वो जो एक होता है ना कि टेम्पो होना, कि भाई हाँ हम लोग वी आर ईगर टू लर्न इट, तो रेडी फॉर दिस और नॉट? चलिए समझते हैं इस बात को। तो पहला एलिमेंट समझते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस? whoever intending to take dishonestly, intending to take dishonestly, the very first technical point is ये कि जिसके विरुद्ध ऑफेंस, जिसके विरुद्ध ये आरोप है कि he has committed the offense of theft, उसने चोरी का अपराध किया है, उसकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? His intention must be dishonest, intending to take dishonest, बेईमानी पूर्वक लेने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड है टेक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिसऑनेस्टली वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर इट, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड, वहां पर देखो क्या वर्ड थे, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था। इन केस ऑफ सेक्शन 100 जब हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था तो वहां पे क्या था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ थी, जान से मारने की आशय, with the intention of causing such bodily injury as is likely to death, as is likely to cause death, ऐसी शरीर क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभव है, या with the knowledge that by such act he is likely to cause death। तो वहां पर जो मेंटल एलिमेंट थे, देयर वर 3 क्लॉजेस, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और एक नॉलेज क्लॉज थी। अगर आप इसको कंपैरेटिवली पढ़ना चाहेंगे समझने के लिए, तो यू विल सी देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट एंड दैट इज व्हाट, द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली। देयर इज नो नॉलेज क्लॉज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नॉलेज यहां पर मिसिंग है एलिमेंट, ओनली देयर इज वन इंटेंशन, इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनेस्टली? हम कब कहेंगे कि आशय जो है बेईमानी पूर्वक था? जैसे मान लीजिए जो दीक्षा मैडम है, महिमा के घर से चेन लेके जा रही है बाहर, और बाहर पकड़ लिया। दीक्षा तुझसे उम्मीद नहीं थी, तू मेरी चेन चोरी करेगी? दीक्षा क्या बात कर रही है यार, मेरी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी। अब कैसे माइंड के एक्सरे कराएं कि भाई जिन्होंने जिस समय प्रॉपर्टी ली है वो लेकर के आई हैं, इनकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, इनकी इंटेंशन वापस करने की थी, क्या इंटेंशन थी इनकी, राइट? तो हाउ विल यू गेस, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट व्हाट इज द इंटेंशन? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसऑनेस्ट इंटेंशन? मैलाफाइड इंटेंशन बोल रहे हैं आप, राइट? मैलाफाइड ये है स्तुति मैडम, इन्होंने कहा मैलाफाइड टू हाइड, मैलाफाइड इंटेंशन टू हाइड। देखिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन में जो आपने अपनी मीनिंग बताए हैं कि व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ, बट इन criminal law we have to see whether this word has been defined in the act itself or not। क्या इस वर्ड का कोई मीनिंग यहां पर दिया गया है या नहीं दिया गया है? जैसे हम लोगों ने सेक्शन 100 में ही देखा था कि पहली लाइन क्या थी, whoever causes death, राइट? whoever causes death, और फिर हमने देखा था डेथ को भी डिफाइन किया गया था, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, है ना? तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की डेफिनेशन दी गई है। देन यू विल सी dishonestly, the word dishonestly has been defined under section 2 clause 7 of BNS and section 24 of the IPC। तो please highlight this 27 section 27 BNS, or if you read it in the IPC this is section 24, very important for your prelims। यहाँ से prelims से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसऑनेस्टी कहाँ डिफाइन की गई है। तो डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 एंड BNS में 27, 24 IPC 27 BNS। अगर हम जब इसके मीनिंग को देखते हैं, देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 2 वर्ड्स, wrongful gain एंड wrongful loss। तो फिर wrongful loss को और wrongful gain को समझने के लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा 236 एंड 237 BNS या फिर IPC की सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 एंड 24 IPC के केस में सेक्शन 27 रेड विद सेक्शन 236 एंड 237, तब जाकर के आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए, कुछ ये ऐसा बनेगा, देखिए इस ग्राफ को समझिए, wrongful gain और wrongful loss will amount to dishonest intention, and if there is dishonest intention that will amount to theft। ये एक इक्वेशन है जिसको हमने समझने की कोशिश करनी है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द wrongful gain and wrongful loss first। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ wrongful gain, 236 23 IPC में डिफाइंड है। wrongful gain is the gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। What do you mean by the wrongful gain?
wrongful गेन का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी संपत्ति को गेन करते हैं, गेन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक, wrongful गेन का मतलब क्या हुआ? ऐसी संपत्ति को गेन करना जिस संपत्ति को टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, जिसको गेन करने के लिए वह व्यक्ति वैध रूप से एंटाइटल्ड नहीं है, लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। और वो भी कैसे गेन कर रहे हैं आप? यू आर गेनिंग इट बाय अनलॉफुल मीन्स। सो व्हेन ए पर्सन गेन्स समथिंग to which he is not legally entitled and that too by unlawful means, it is said that he is gaining wrongfully, वो उसको wrongfully gain कर रहे हैं। तो आई सी समथिंग कि अगर मैं समझा पाऊं तो देखते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? सुनिए, कौन सी फिल्म है ये? थ्री इडियट्स। क्या कर रहे हैं लोग? इसका कॉपी बना, जेरॉक्स कॉपी बना जल्दी। ये फिल्म थी थ्री इडियट। यहां पर जो रेंचो है और उसका दोस्त है फरहान, वो अपने दोस्त के लिए क्वेश्चन पेपर चोरी करने गए, क्वेश्चन लेने गए हैं। तो यहां पर ये देखो कि दैट क्वेश्चन पेपर इज द प्रॉपर्टी, ठीक, टू विच दीज टू गाइज आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड एंड दे आर what they are doing, they are gaining this property. So in this case they are gaining a property that is the question papers to which they are not legally entitled and that too by unlawful means. So therefore you can say they gained wrongfully. बोलो yes or no? तो यहां पर उन्होंने wrongful gain किया। बात समझ में आ गई? नंबर 2 पर आ जाइए। उसी तरीके से अब इसका अपोजिट है wrongful loss। wrongful loss का मतलब है कि ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड लीगली टू सम प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति जो कि किसी संपत्ति को लीगली एंटाइटल्ड है, उससे आप उसको डिप्राइव कर दो, समझे? लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का लॉस कराना जिसको लेने के लिए या रखने के लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है एंड दैट टू बाय अनलॉफुल मींस। जैसे इसको कैसे कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसमें कि चलिए बहुत सिंपल से ले लेते हैं। मान लीजिए स्तुति मैडम जो है, स्तुति मैडम किसी के जेब पर्स निकाल लेती हैं, ठीक है? अभी हम चोरी पर नहीं जा रहे हैं। When she takes out the purse, what she is doing? She is causing wrongful loss to someone. जिस प्रॉपर्टी को that person holding that is legally entitled to take. Right or wrong? तो that is the definition of wrongful loss or wrongful gain. अब आपको समझ में आ गई बात? Did you get the meaning of wrongful loss or wrongful gain or not? समझ में आई इतनी सी बात या नहीं? तो हमने पढ़ लिया wrongful loss और wrongful gain। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिसऑनेस्टली? डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि अभी हमने क्या किया है, डिसऑनेस्टली की मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? wrongful gain और wrongful loss। इतना काम हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू 724 एंड दिस इज डिसऑनेस्टली। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to person or wrongful loss to another is said to do that thing dishonestly. And I must tell you the meanings of these words: wrongful loss, wrongful gain, dishonestly, these are the important definitions। और ये आपको मेंस में भी आती हैं। तो जैसे राजस्थान है वहां तो आएंगी ही आएंगी इस तरह छोटी छोटी डेफिनेशन ये, तो अच्छी तरीके से करना है इसको। और थेफ्ट का अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए
तो यू विल जब आप डिसऑनेस्टली का मीनिंग समझाएंगे तब आपको रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन ऐसे ही समझाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो डिसऑनेस्टली का जो मीनिंग इन्होंने बताया वो क्या है कि द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अदर पर्सन। किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करना या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन करने की इंटेंशन से अगर हम कुछ करते हैं तो हम ये कहेंगे दिस इज व्हाट द डिसऑनेस्टी। आपको समझ में आ गया होगा कि मेलाफाइड, हाइड और ये सब का मीनिंग हमें नहीं जाना है, हमने यहाँ पे टेक्निकली मीनिंग समझना है। जो खास बात इसमें ये है, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, यहाँ पर ये वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लीजिए इसमें, दिस इज और, दिस इज नॉट एंड हेयर, यहाँ पर समझे, दिस इज नॉट एंड। तो रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अदर। दिस इज नॉट रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अदर। किसी एक व्यक्ति का लाभ कराना तथा दूसरे व्यक्ति को हानि कराना नहीं। या तो आपने किसी व्यक्ति का लाभ करा दिया या आपने किसी व्यक्ति की हानि करा दी, इतना ही पर्याप्त है डिसऑनेस्टली कहने के लिए। आपको दोनों हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए जो बांसुरी मैडम है, बांसुरी मैडम है जो यहाँ रहती हैं, इनके इलाके में तूती बोलती है, लेडी डॉन कहते हैं लोग इनको, समझे, मतलब मजाल है जो इनके आगे कुछ भूल जाए। अब इनके पास कुछ लोगों की भीड़ आई, लोगों ने इसे रिक्वेस्ट की कि मैडम हमारे यहाँ पर जो गली मोहल्ले में लड़का रहता है प्रियांश, इसने लगभग सब लोगों से किसी 1000, किसी 2000, किसी 10,000 रुपये उधार ले रखे हैं और अब उधार देने को मना कर रहे हैं, सब लोग तरसते हैं, इससे पैसे दिलवाए जाए। ठीक, बांसुरी मैडम ने कहा मेरा काम नहीं है, ये आप अपने आप भुगतो जैसे करना है। करें नहीं नहीं, गिड़गिड़ाने लगे लोग कि नहीं मैडम आप ही करा सकती हो, दिस है दैट है। तो ठीक है, लिस्ट बनाओ अपनी। एक लिस्ट बना ली गई, तो जितने भी क्रेडिटर्स थे उनका सपोज करो सम आ गया 5 लाख रुपीस। अब डॉन पहुंची प्रियांश के घर पर, हाँ भैया पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? जी मैडम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, बाइक उठाओ, बाइक बेचो भाई, कितने की है? 80,000 की बाइक है, ये बेचो वो बेचो। इन्होंने लगभग 10 लाख रुपए का सामान उसका बेच दिया। 5 लाख रुपए इन्होंने जिनके उधार ले रखे थे उनने बांट दिए और 5 के 5 पूरे लाख रुपए ईमानदारी के साथ प्रियांश को वापस कर दिए कि भाई ये रहते रहे। सही है। तो अब जिनका जो क्रेडिटर्स आए थे, जिनका उधार लेना था, उनको उतना ही रुपया दिया गया वापस जितना उनका था। प्रियांश को वापस कर दिया गया एक्स्ट्रा। और बांसुरी मैडम ने अपनी सफाई में अपनी जो उनके एफर्ट्स थे उसका एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। घर पहुंचे ही थी, सिंघम आ गए, ठीक है, कि मैडम होंगी आप लेडी डॉन घर की, आपने की है चोरी, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है थेफ्ट की, यू हैव कमिटेड थेफ्ट। थेफ्ट ऑफ व्हाट? थेफ्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रियांश। क्या बात कर रहे हो आप? आई डिड नॉट गेन इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम दैट। ना मेरे घर में है ना मेरे पास है, मैंने कब चोरी कर ली इस तरीके से? अब ये क्वेश्चन डिबेटेबल हो गया है। तो नाउ वी विल हैव टू सी वेदर लेडी डॉन बांसुरी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? सर्कमस्टेंस समझ में आ गई? व्हाट डू यू से, इज इट द मैटर ऑफ थेफ्ट और नॉट? बांसुरी हाँ है ना? बांसुरी कह रही है मैंने चोरी की है, तुम बताओ चोरी की है। पर्सनल ग्रज लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, केवल लीगली समझाना है। कितने लोग कहते हैं कि इट इज द केस ऑफ थेफ्ट? चलिए गुड फेथ भी समझाते हैं आपको, चलिए। हाँ 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 हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर आपको ना जब भी कभी देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं थेफ्ट है और कुछ लोग कह रहे हैं नो थेफ्ट है, और भावनाओं में बह करके हमारे प्रियांश बाबू कह रहे हैं सर गुड फेथ भी देखो, उसने गुड फेथ में किया जो कुछ किया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक सीन याद दिला दूं, हमेशा ध्यान में रखिए। फिल्म का नाम है, महान फिल्म है मुन्ना भाई MBBS। उसका एक सीन है कि आप अपने पेशेंट्स को केवल बॉडी समझिए, इमोशनली अटैच्ड मत होइए। उसी तरीके से आई गाइड यू की जितने भी आपके पास लीगल प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके साथ इमोशनली गाइडेड नहीं होंगे कि उसने अच्छा किया उसने बुरा किया। आपको सिर्फ ये देखना है कि सिम्टम्स क्या है, इलाज क्या है। सिम्टम्स का मतलब यहाँ पर यह है कि सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टेक्निकली सेक्शन के हिसाब से थेफ्ट हुई या नहीं हुई। हम भावनाओं में नहीं बहेंगे, इसमें गुड फेथ वगैरह कुछ मतलब नहीं है। समझिए, हमें थ्योरेटिकली देखना है कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें समझ लेते हैं, देखिए कि पहला पॉइंट क्या है
कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी या नहीं थी। बस हमें यही चेक करना है कि ये जो लेडी डॉन है इनकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट थी या नहीं थी। इसको टेक्निकली चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सी, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है अभी, कि आपको देखना पड़ेगा वेदर शी कॉज्ड wrongful gain to someone or not। डिसऑनेस्टी की मीनिंग क्या था, इफ शी कॉजेज wrongful gain to one person or wrongful loss to other person। ठीक, तो देन वी कैन से, तो इन्होंने कोई गेन किया पर्सनली? नो, इन्होंने कोई गेन नहीं किया। लेकिन जो प्रियांशु था, शी डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय अडॉप्टिंग अनलॉफुल मीन्स। इन्होंने प्रियांशु को उसकी संपत्ति से अनलॉफुल मीन्स अडॉप्ट करके उसको डिप्राइव किया उसमें, राइट। तो मीनिंग देयर बाई, अगर आप रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन पढ़ोगे आप, तो आप देखो रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है, लॉस टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड। द पर्सन हेयर इज व्हाट इन आवर एग्जांपल, प्रियांश। तो प्रियांश इज लीगली एंटाइटल्ड, यस और नो? प्रियांश इज legally entitled to his property and he is losing that property, and that too by unlawful means. Therefore, at least we can say this is the case of wrongful loss to Priyansh, right or wrong? Secondly, भले ही wrongful gain में इनका पर्सनल गेन नहीं हुआ हो, लेकिन जिन क्रेडिटर्स को भी पैसा दिलवाया गया है, उसको भी wrongful gain में आ जाइए। They were not legally entitled to that property। अनलॉफुल मीन्स अडॉप्ट किए गए थे। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आप उस पैसे को लीगली ही ले सकते हो, ना कि किसी डॉन की सर्विसेज लेकर के। उसको मजबूर नहीं, जबरदस्त फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। सो ऑल्दो इन दिस केस लेडी डॉन हैज गेन्ड नथिंग, but she caused wrongful loss to the Priyansh, and you can say by her act wrongful gain was caused the creditors। Are you satisfied or not? So meaning thereby we can say whatever she did, her intention was dishonest। अब यहां पर क्या है, इसमें आप यहां पर नहीं फंसेंगे जहां प्रियांश राव जी फंसे। एक शब्द उन्होंने कहा गुड फेथ। यहां पर फंसाया क्यों गया, यहां पर एग्जाम्पल में दिखाया ये गया कि किसी का भी ध्यान है गुड फेथ में जाएगा कि भाई ये तो भलाई का काम कर रही हैं। लेकिन हमने जब भी टेक्निकली देखते हैं आईपीसी में, आपको ये देखना है इंग्रेडिएंट्स क्या है, टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है, ना कि वी शुड बी स्वेप्ट अवे बाय द फीलिंग्स की भाई नहीं भावनाओं बहके और गुड फेथ है तो भलाई का काम था। ऐसा नहीं करना है इसमें। बोलो यस और नो, अदरवाइज सभी लोग रॉबिन हुड हो जाएंगे, फिर तो गुड फेथ में करेंगे सब कुछ काम। तो दिस इज अ केस ऑफ डिसऑनेस्ट। तो आई बिलीव आपको डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से अब तो अभी हम लोगों ने पहला ही वर्ड पढ़ा है डिसऑनेस्ट, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्ट। अब ये आसान चीजें हैं, बस ये एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को राइट डाउन पी फॉर प्लेम्स। जो थेफ्ट हो सकते हैं वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, जंगम संपत्ति की हो सकती है, स्थावर संपत्ति की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती है। तो मैनी टाइम्स आपको प्लेम्स में यही मिलेगा वर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल इन योर ऑप्शंस। जो चार ऑप्शंस होंगे उसमें कहीं कोई मूवेबल, देखिए क्या क्या शब्द हो सकता है, प्लीज सी दिस ऑप्शन में, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि इट शुड नॉट बी द ओनली प्रॉपर्टी, इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमेशा। ये कर लेंगे हम लोग। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ बातें टेक्निकल है जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में नहीं बात है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं कि बिजली की चोरी, कैन इलेक्ट्रिसिटी बी कंसिडर्ड टू बी दी
मूवेबल प्रॉपर्टी, आंसर इज नो। इलेक्ट्रिसिटी इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की जो रूलिंग्स है उनके अनुसार बात यह है कि दिस इज नॉट दी मूवेबल प्रॉपर्टी। कुकिंग गैस पासिंग थ्रू द पाइपलाइन, आजकल घर में पाइपलाइन के द्वारा गैस है, तो वेदर दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। कुकिंग गैस हैज बीन हेल्ड टू बी दी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चंस आए हैं कई बार। नेक्स्ट इज व्हाट, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, वेदर लिविंग और डेड, क्या इसको हम मूवेबल मान सकते नहीं मान सकते, है ना, बोलो। इट इज ऑल्सो नॉट दी मूवेबल प्रॉपर्टी। चाहे वो जिंदा हो या मृत शरीर हो, उसको आप मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। उसकी थेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती है। लिख लिया आप लोगों ने। लेकिन कब हो सकता है कि व्हेन देयर स्पेशल सिचुएशन है, एक्सेप्ट बॉडीज, ऐसी बॉडीज या उनके पोर्शंस देयर ऑफ और ममीज आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में या ममीज के रूप में अगर उनको प्रिजर्व करके रखा गया है और वहां से उनको हटाया जाता है, किसी बॉडी को हटाते हैं या उसके किसी पोर्शन को हटाते हैं, पार्ट को हटाते हैं, देन इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी दी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना कि वहां पर वो जो बॉडी है वो किसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या वो म्यूजियम में रखी बॉडी की बात कर रहे हैं, क्या वो मम्मी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल ह्यूमन बॉडी को मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने, समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडल का है कि जो मूर्ति है ना, क्या मूर्ति को, आइडल को हम लोग ये मान सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी मान सकते हैं। देखिए आइडल को क्या है, वो एक जुरिडिकल पर्सन है ना, लॉ के फिक्शन द्वारा उसको भी व्यक्ति माना गया, पर्सन माना गया, और वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी सोल्ड कर सकता है, राइट है कि नहीं है। वो जैसे तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी के नाम पर प्रॉपर्टी एक्वायर भी किया जा सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी की जा सकती है, सू भी किया जा सकता है इन द नेम ऑफ आइडल, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर भी इनको सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यस, नो बार टू इट्स बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। आइडल दो ए जुरिस्टिक पर्सन, बट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द ह्यूमन बॉडी, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद ह्यूमन पर्सन। नहीं है वैसे समझ में, हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट एंड नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। क्या क्या लैंग्वेज यूज की है, देखो उन्होंने, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। जो प्रॉपर्टी है, यू आर इंटेंडिंग टू टेक इट डिसऑनेस्टली, इसको डिसऑनेस्टली लेने की आपकी इंटेंशन है, लेकिन कहां से, द क्रूशियल वर्ड इज व्हाट, द आउट ऑफ द पोजेशन। देखिए एक वर्ड होता है पोजेशन और दूसरा वर्ड होता है ओनरशिप, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस, कितने लोग समझते हैं ओनरशिप और पोजेशन में डिफरेंस। देखिए ऐसा कहते हैं, पोजेशन इज 9 पॉइंट इन लॉ, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कीजिए एक टेनेंट है, जो प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन में है, बट ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, he has certain rights but not all the rights regarding the property। प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के राइट्स एक पोजेसर के पास नहीं होते हैं। तो ओनरशिप का जो राइट है, ओनरशिप इज द राइट इज वन कंप्लीट राइट, कंप्लीट बंडल ऑफ राइट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। संपत्ति के संबंध में सभी अधिकार का होना मीन्स ओनरशिप। यू कैन एंजॉय योर प्रॉपर्टी, यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी एज पर योर विश, यू आर दी ओनर। अगर आप उसको एंजॉय तो कर सकते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन आपके पास ट्रांसफर के राइट नहीं है, उसको डिस्पोज करने के राइट नहीं है वॉलेंटरली, तो आप क्या है, यू आर मेरिली ए पोजेसर, यू आर नॉट दी ओनर। तो यहाँ पर थेफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है उसको ओनर के पास से लेने की इंटेंशन हो, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है,
आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पोजेशन से डिसऑनेस्टली लेने की नियत। ये क्या वर्ड यूज किया गया यहां पर? एनी पर्सन। दिस इज नॉट द ओनर, ये ऑनर नहीं है। बात ही समझ नहीं रही आप लोगों को? ये आ रही है पक्का? देखिए, दिस इज एनी पर्सन नॉट द ओनर। तो समटाइम्स मुझे अब ये बताइए, चलिए ये बताइए मैडम, जो भावी मैडम है, भवी मैडम ने एक नेकलेस चुराया, ठीक है, तो शी बिकम्स दी, ये हुआ ओनर, इससे चुराया भाभी ने, शी इज द थीप नंबर 1, ऐसे मान लीजिए। ओनर है, ओनर से प्रॉपर्टी कहाँ गई? थीप नंबर 1 के पास गई। अब यहां से भी किसी ने चुरा लिया, इसके पास से भी, थीप नंबर 2 में भी। तो क्या ये जो व्यक्ति है सेकंड नंबर पर, वेदर ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट? क्योंकि जो थीप है, जो भवी है, ये भवी मान लेते हैं इसको, शी इज नॉट द ऑनर, शी इज नॉट द, ये तो खुद चोर है। तो अब मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक, क्या टी टू ने ऑफेंस ऑफ थेफ्ट किया या नहीं किया? देखिए, प्लीज सी द वर्ड, यही तो बात करनी है। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, यही लाइन है ना? इट इज नॉट द केस दैट द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी ही मस्ट हैव द लीगल पोजेशन। यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आउट ऑफ द लीगल पोजेशन या आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेस, ये नहीं कहा है। तो यू विल नॉट सी वेदर द possession is justified, legal or not, whether the person from whose possession the property is taken out was legally entitled to that, वो खुद चोर था नहीं था, legally entitled to possess था नहीं था, you will not see. This is not your concern, point of concern to determine the culpability of in case of theft. आपको क्या देखना है theft में? whether it is taken out of the possession or not, क्या ये कब्जे से ली गई है नहीं ली गई है? come on, बोलो, बात समझ में आई आपको? नहीं। सो चोर के घर से ली जाए, ऑनर से ली जाए, पुलिस के उससे ली जाए, मजिस्ट्रेट से ली जाए, मोदी जी से ली जाए, राहुल की जेब से निकाला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड और नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, कर लेंगे आप लोग अब? वेरी गुड। अब विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट दैट पर्सन। व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन इज टू टेक द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। कहां से? आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ सम पर्सन एंड विदाउट हिज कंसेंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसकी सहमति के बिना। अब यहां पर जो कंसेंट है, वेदर दिस कंसेंट इज ओनली एक्सप्रेस कंसेंट, देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पर कंसेंट के आगे कुछ एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इट में भी एक्सप्रेस कंसेंट और इट में भी इम्प्लाइड। वी आर डीलिंग व्हेन देयर इज नो कंसेंट एट ऑल, समटाइम्स देयर में भी इम्प्लाइड कंसेंट। सही है? जैसे मान लीजिए कि जो बांसुरी मैडम है, बांसुरी ने, जो रिया मैडम है, अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई, टिफिन वगैरह लेकर आई और 2 मिनट के लिए बाहर गई थी बस। रिया मैडम ने टिफिन खोला और खा गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर यह हो सकता है कि बिकॉज वो एक क्लासमेट है, तो भले इन्होंने पूछा नहीं एक्सप्रेसली, बट शी में फील कि देयर इज सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि शी इज हैविंग इम्प्लाइड कंसेंट टू कंज्यूम दैट फूड, है ना? ऐसे ही दीक्षा और महिमा दोस्त हैं, एक दूसरे की एब्सेंस में एक दूसरे घर भी जा करके कोई प्रॉपर्टी लेकर के आ सकते, कोई बुक लेकर के आ सकते हैं, कोई सामान लेकर आ सकते हैं, थिंकिंग दैट आई हैव इम्प्लाइड कंसेंट, मेरी दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस और नो? तो इट इज, अब मान लीजिए दीक्षा ले तो आए और ये चिल्ला दे, चोरी कर ले, चोर कहीं की, है ना, कंसेंट नहीं थी मेरी, तो फिर ये देखा जाएगा कि अगर नाउ व्हाट शी विल क्लेम, दिस वाज द केस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट नेचुरली, है ना? देन फिर वही बात आ जाती है कि हम देखेंगे फैक्ट्स पर।
फैक्ट्स क्या थे? कोई बुक लेकर जा रही हो, कोई नोटबुक है, कोई पेन है, बैग है, जो कॉलेज लाइफ में चीजें जरूरत होती है उनके लिए तो यू कैन दैट कैन बी प्रिज्यूम्ड कि भाई दिस वाज। लेकिन तुम लेके जा रही हो उसको लाखों का हार, है ना, उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैसी चीज वैल्यूएबल चीज लेके जा रही हो, ऑर्नामेंट्स लेके जा रही हो, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन द डोमेन ऑफ, तो वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। यहां पर हमने फोकस करना है कि यहाँ पर जो वर्ड है आउट ऑफ विदाउट कंसेंट है। तो समटाइम्स देखो थेफ्ट का जो ये ऑफेंस है, ये जब से आईपीसी थी तब भी डेफिनेशन यही थी, अब बीएनएस आ गया तब भी यही डेफिनेशन है, और ये आपके सिलेबस में जब से जुडिशियल एग्जाम तब से है, तभी से लेकर के इस एक बेर एक्ट पर क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो देयर इज नो स्कोप कि जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे बियॉन्ड कहीं वो चले जाएंगे, है ना। उसमें कहाँ घुमाएंगे फिर आपको, वो कंसेंट में कर देंगे, ओनली इंप्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट, ऑनर, इन्हीं वर्ड्स में ही खेल सकते हैं बस वो, बिकॉज दे कांट गो बियॉन्ड सिलेबस। सिलेबस ये है ही है। तो इसलिए मैं कई बार सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स भी आपने बहुत अच्छे कर लिए, अगर वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, विदाउट कंसेंट है, कर लेंगे। अब सबसे क्रूशियल वर्ड आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। ये जो लाइन है ना, अगर आप लोगों ने ये लाइन समझ ली, भाभी क्या करें सर, फिर क्या T1 को भी थेफ्ट की पनिश, यस उसने भी चोरी की थी, यहां पर एक चोर T1 है, एक चोर T2 है, तो क्या T1 को चोरी किसे मिलेगी, नहीं मिलेगी? अगर ऐसा नहीं हुई, मान लीजिए भावनाओं में बह गए, तो हर चोर सीरीज में काम करेगा कि पहले मैं चोरी करके लाऊंगा, फिर तुम मेरे यहां चोरी कर ले, मुझे तो मैं सेफ हो जाऊंगा, फिर तुम पकड़ेगा तो ठीक है, वरना कम से कम मामला बन जाएगा। तो जिसने ऑफेंस किया उसको सजा मिलेगी, फिर उसके घर भी चोरी हो गई, इट डजेंट मैटर। हाँ जी, ये देखिए क्या है, किस पॉइंट पे थे हम लोग, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। अब ये आपको समझना है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, एक मिनट समझिए इसको, बाकी सबको भूल जाइए, आप इसको समझिए। whoever intending to take dishonestly moves that property in order to such taking। यहां पर ये टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व क्या है, यहां पर whoever intending to take dishonestly, जो कोई भी बेईमानी पूर्वक आशय से, लेने के आशय से, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को हटाता है। तो ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन, इन टेकिंग और इन मूविंग। यस, यही डिफरेंस है जो आपको टेक्निकली समझना है, जो यहां में मेरी क्लास का जो बेनिफिट आपको हो सकता है इतने टेक्निकली समझने का। इंटेंशन टेकिंग की है, बट द ऑफेंस विल बी कंप्लीटेड एट द मोमेंट व्हेन द प्रॉपर्टी इज मूव्ड। ठीक, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीडियोस हैं इस पे इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे थेफ्ट कंप्लीट हो गई है। Here, what is this? Whoever intending to take dishonestly, in this case जो इंटेंशन है अक्षय कुमार की, दैट इज व्हाट द डिसऑनेस्ट। जो डॉग है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमारे अमरीश पुरी साहब हैं वो हो गए आउट ऑफ द पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट। तो अभी क्या है, यहां पर क्या है, ही इज इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्ट, अभी वही फेज है। ये जो मूवमेंट है, अब यहां पर आप देखो, द मोमेंट ही मूव्स द डॉग, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीट। यही आपको समझना है। अरे ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि
Now he has taken away. It is not required. ये भी थेफ्ट भी आएगा, लेकिन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट मान लीजिए यहां पर पकड़ा जाए तो थेफ्ट का दोषी होगा, तो किस समय तक वो अटेम्प्ट का रहेगा और किस समय हम ये मानेंगे कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट ऑफेंस जो थेफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको दोबारा देखते हैं थोड़ा सा, देखिए यही समझना है आपको। ये हो गया अटेम्प्ट। नाउ ही इज अटेम्प्टिंग। अटेम्प्ट, अभी भी ये अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट, ठीक। मूव्ड, यहां पर भी कैसे थे, कमिटेड थेफ्ट, राइट। तो आपने ये देखना है कि व्हेन कैन यू से द प्रॉपर्टी हैज मूव्ड बाय, हैज बीन मूव्ड बाय, यस और नो। तो मूविंग पर एम्फेसिस होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं, आपकी लैंग्वेज देखिए आप, ये whoever, इसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, whoever moves that property in order to such taking is said to commit theft। जो कोई भी उस संपत्ति को मूव करता है ऐसा लेने के लिए, कैसा लेने के लिए, टेकिंग डिसऑनेस्टली, कैसा लेने के लिए, आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट कंसेंट, ऐसा लेने के लिए। ऐसा लेने के लिए मतलब तीन बातें हो गई, टेकिंग डिसऑनेस्टली, आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट कंसेंट। और लेकिन क्या करता है वो, ही मूव्स दैट प्रॉपर्टी। तो मूविंग में थेफ्ट का ऑफेंस होना है। इसको देखते हैं, देखिए द मोमेंट प्रॉपर्टी इज मूव्ड, ऑफेंस इज कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि ही मस्ट हैव टेकन अवे। और यहां पर क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों एम्फेसिस दे रहा हूं यहां पर, कि व्हेन एज ए मजिस्ट्रेट आप चार्ज पर अगर बहस कर रहे हो, चार्ज आप फ्रेम कर रहे होंगे, तो इट विल बी योर ड्यूटी टू सी वेदर दिस वाज द केस ओनली ऑफ द अटेम्प्ट, क्या ये अटेम्प्ट का केस था या यहां पर ऑफेंस कंप्लीट हो चुका था। तो थेफ्ट के केस में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समझना, कि हम कब तक उसको अटेम्प्ट माने और कब उसको, कि कहीं जाके बहुत थिन लाइन रह जाती है। समझ में आ जाएगा, कर लेंगे हम लोग। अगर ये चेन वहीं रह जाती, अगर ये चेन मान लो गिर जाती वहीं पर ही, ऐसा मान लेते हैं, तब भी थेफ्ट हो चुका था। क्योंकि चोरी के ऑफेंस के लिए, मैं वही तो कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि द थीफ हैड टेकन अवे दिस। द क्वेश्चन ये कि वेदर ही हैड मूव्ड द प्रॉपर्टी और नॉट, क्या उसने उस प्रॉपर्टी को वैसा ले जाने की नीयत से, क्या उस प्रॉपर्टी को हटा दिया था या नहीं हटा दिया था। तो जो वह जहां पर थी, गले में थी, गले से उसने हटा दिया। अब वो उसकी पॉकेट में चली जाए, वो नीचे गिर जाए, लोग वहीं पकड़ लें, चोरी का अपराध तो कंप्लीट हो चुका है। तो इतना सा भी मूव हुआ बहुत जरा सा मूव भी हुआ है ना, वही मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। यहां पर इन्होंने इसके वर्ड में देखो, आप मेरी बात मत सुनो, वो क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने क्या वर्ड किया, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या ऐसा कहा कि मूव्स टू सर्टेन डिस्टेंस, मूव्स आउट ऑफ सर्टेन प्रीमाइसेस, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफेंस, मूवमेंट ऑफ द। नाउ इट मे बी, यू शुड बी एबल टू से इट इज मूव्ड। अगर जरा सा भी मूव हो गया तो मूव तो हो गया, है ना। अब आप वहीं पकड़े जाओ, आप 2-4 मीटर का मूवमेंट हो जाए, इट मे बी द मूवमेंट ऑफ 1 इंच, इट मे बी द मूवमेंट ऑफ किलोमीटर्स, इट हार्डली मैटर्स। व्हाट इज रिक्वायर्ड, मूवमेंट, ठीक है। अगर चेन को छुआ ही था, बस टच ही हुआ है ना, तो वहां पर कहते हैं कि अभी हम इसको अटेंड बांध सकते हैं। लेकिन हल्का सा भी उसने अपनी तरफ पुल किया, हल्का सा भी, ब्रेक हुआ हो या ना हुआ हो, उसका मूवमेंट तो हो गया, आपने तो थोड़ा तो खींच रही, जो उसकी इलास्टिसिटी थी
ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। आपको टेक्निकली इतना नहीं पूछेगा कभी कोई भी 1 इंच मूव हुआ था, ऐसा हुआ था। आपसे ये कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी मूव पर ध्यान होना चाहिए आपका, ना कि टेकिंग पर। कई बार क्या है कि क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं कि चोर ले गया था, चोर ने तो वहीं छोड़ दी थी, चोरी कैसे हो गई? ना ना ना, चोरी तभी हो गई थी जब उसने, हाँ बस आम भाषा में उसे कहेंगे चोरी करने का प्रयास। उसने चेन खींची, वहीं गिर गई, भागा, लोगों ने पकड़ भी लिया उसको, तो क्या कहोगे? अटेम्प्ट या चोरी? चोरी, बिकॉज ही हैज मूव्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे वीडियो से हेल्प मिलती है ना समझने में। ठीक है, तो इसमें कई एग्जांपल आ गए थेफ्ट के, आपने देख लिया। तो योर फोकस शुड बी ऑन मूवमेंट ऑफ द। बड़े आगे को फिर अब कंसेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो गई, ये पढ़ा चुका हूं आपको मैं। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच। देखिए एक ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए उसमें एग्जाम में आया हुआ है। एक कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड विदाउट हिज परमिशन एंड टेक्स इट अवे विदाउट जेट्स नॉलेज। ये तो बहुत सिंपल सा है, टेक्स इट अवे आ गया इसमें। तो ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ट्रेसपास है। दिस इज द केस ऑफ थेफ्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने पढ़ा, आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। आपने ऑफेंस एक्सटॉर्शन पढ़ रखा है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन पढ़ रखा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रखा है। मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ सबने पढ़ रखा होगा। जब हम एग्जाम देने गए होंगे तब हम लोगों ने सब लोग पढ़ रखे होंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही समझ में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर ए है, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है। फिर भी आप ए नहीं करेंगे, आप पहले इंश्योर करेंगे बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अब ये कंफर्मेशन हो गया, हमने डबल कंफर्म कर लिया। तो हमें कैसा करना चाहिए एग्जाम में? अगर हमें लग रहा है कि ऑप्शन ए आंसर है तो वहां पर हल्का सा पॉइंट लगा लीजिए कि मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। अब हम देखेंगे कंफर्मेशन कैसे होगा इसका। कंफर्मेशन कैसे होगा? एक्सटॉर्शन हो नहीं सकता, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है, तो बी सी डी हो नहीं सकता। तो इस तरीके से भी ए ही बचा आंसर होना चाहिए, और मुझे खुद भी लग रहा था कि इसका आंसर ए होगा। तो अब हमने डबल कंफर्म कर दिया। इसलिए आपको क्या बचेगा आपका, देख लीजिए, इसमें एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको। एक शब्द होता है ह्यूमन एरर्स, मानवीय भूल, जिसे जो आप देखोगे एग्जाम देकर जो वापस आते हैं स्टूडेंट्स, कई बार वो थप्पड़ ही मारते हैं कुछ, अरे यार ये कैसे कर दिया मैंने, ये तो मुझे आता था, मैंने जल्दी पढ़ लिया, मैंने ये समझ लिया, है ना। उसको मैं बोलता हूँ ह्यूमन एरर्स, कि आपको वो क्वेश्चन आता था फिर भी आपने गलत कर दिया। तो ह्यूमन एरर्स 0 हो जाएंगे अगर आपने ये वाला फॉलो किया इसको, क्योंकि ये तो सिन है, पाप, कि ऐसा क्वेश्चन गलत करना जो आपको आता था, जो बहुत डिफिकल्ट था, कोई लेटेस्ट केस लॉ पूछ लिया, आपने पढ़ा ही नहीं था, छूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता था उसी की गिल्ट हो गई आपको कि मैंने वो क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया। और ऐसी गलतियां नहीं हो, उसी के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ये प्रीलिम्स की ट्रिक है। आई बिलीव कि फॉलो कर लोगे अच्छे तरीके से, आप कर लेंगे। बढ़े आगे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म थेफ्ट। अब देखिए इसमें ये फिर एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, आपको ट्रिक समझ, इसको समझते हैं कैसे कैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हम लोगों ने टेकअप करने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म थेफ्ट। तो जो पहली ट्रिक है, पहली मेरी एडवाइस है आप लोगों को, हमेशा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, करेक्टली डिफाइंस द टर्म। तो करेक्टली अगर यहाँ वर्ड है तो इसको आपने अपनी हैबिट में ले आइए कि आपने इसमें करेक्टली को राउंड करना ही करना है। समटाइम्स वो आपसे पूछते हैं इनकरेक्टली डिफाइंस या करेक्टली डिफाइंस। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, गोल कर लेंगे तो इस सबकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब पढ़ लेते हैं।
अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके ऑप्शंस में, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने वो बेरेट के वो वाले सेक्शंस जो आपके मेंस में आएंगे, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप लोग उसको रट लीजिए एग्जैक्ट लैंग्वेज में, तो आपके क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे। अब इसको पढ़ते हैं, ऑप्शन को क्या है देखिए। करेक्टली डिफाइंस डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ वंस प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट तो देखो गलत तो नहीं है ये, डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ वंस प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या आ गया यहाँ पर, ये मूवल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको गलत नहीं कह सकते अभी भी। देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या है। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ए पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। अब यहां पर क्या था, डिसऑनेस्ट था, यहां पर रिमूवल है केवल, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। अब यहां देखते हैं डिसऑनेस्ट रिमूवल एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम वंस पोजेशन विदाउट हिज कंसेंट। तो इन तीनों में आप देखोगे तो बेटर कौन सा हो गया, सी हो गया। लेकिन आगे पढ़ते हैं, डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। देखो वहां पर क्या शब्द यूज कर रहे थे वो, प्रॉपर्टी। तो यहां पर अगर आपने इसमें ऐसा करते रहेंगे, यहां पर कि यहां पर उन्होंने शब्द क्या यूज किया है, प्रॉपर्टी यूज किया है ना, यहां पर भी प्रॉपर्टी यूज किया है और यहां पर भी प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे क्या क्या है, डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम। देखिए सी और डी में केवल कितना अंतर है, मूवेबल प्रॉपर्टी का और ओनली प्रॉपर्टी का, समझे आप। तो इतने फाइन डिफरेंस है, आपको 4 ऑप्शन तेजी से पढ़ने हैं, रीड करने हैं। तो रीडिंग स्पीड आपकी ज्यादा हो वो तभी होगी जब आपने उस सेक्शन को बहुत ढंग से पहले पढ़ रखा, याद कर रखा होगा, तो आप तेजी से निकल जाएंगे उसको। वरना क्या था उसमें ऐसा, अगर आप हर क्वेश्चन में सोचने लग जाएंगे तो आप देखोगे आपको टाइम कम मिलेगा उसमें। तो ये है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए फिर एक नए तरीके से सीखने का, कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से करने चाहिए और गलतियां कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पर। लास्ट वाले का आंसर भाई डी होगा, डी, यही तो समझाया है, डी। डी में, सी में और डी में, देखो सी में क्या था, रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी लिखा है, एनी प्रॉपर्टी, और यहां पर डी में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।